नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी एक लेखक की 15 किताबें एक साथ बाजार में आ जाएं और ये समझ ही ना आए कि आखिर शुरू कहाँ से करें। आज हम कर्मा नायक के काम को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे विचारक जिनके आइडियाज वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सवाल यह है कि उनकी इस वैचारिक दुनिया में एंट्री कैसे ली जाए। चलिए इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही उनके पूरे काम का सार है। वो सिर्फ कुछ लिख नहीं रहे हैं, बल्कि वो सत्ता के उस खेल को, उसके छिपे हुए चेहलों को बेनकाब कर रहे हैं। बस इस एक आइडिया को पकड़ लीजिए और उनकी हर किताब एक नया दरवाजा खोल देगी। नायक की इस दुनिया में दाखिल होने का एक ही रास्ता है, और वो है हीरा नागपुर। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, नहीं, ये एक आइडिया है, एक फलसफा है जो उनके पूरे काम की नींव है। कह सकते हैं कि ये उनकी सोच की मास्टर की यानी चाबी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हीरा नागपुर है क्या। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक खास किस्म का चश्मा है। एक ऐसा चश्मा जिसे पहनते ही दुनिया प्रकृति, इतिहास और संघर्ष की नज़र से दिखने लगती है। नायक इसी चश्मे को पहनकर आज की दुनिया का विश्लेषण करते हैं, उसकी असलियत को परखते हैं। और ये चश्मा लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि हीरा नागरपुर के इस आइडिया के बिना उनकी बाकी किताबें शायद पहेलियों जैसी लगे। ये वो चाबी है जो उनके सत्ता, प्रकृति और चेतना से जुड़े विचारों के ताले खोलती है। ठीक है, तो चलिए अब उनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उनके पूरे काम को हम मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सत्ता का खेल। दूसरा, प्रकृति का दर्शन। और तीसरा, आदिवासियों की आवाज। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता की। नायक इसे सिंडिकेट कहते हैं, मतलब एक ऐसा अदृश्य जाल जो हमारे समाज, हमारी सोच, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस थीम पर लिखी उनकी किताबें आपको हिलाकर रख सकती हैं, लेकिन हाँ, एक नई नज़र भी दे सकती हैं। ये किताब एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है कि उपनिवेशवाद मरा नहीं है। ये आज भी हमारे समाज और सिस्टम में एक शिकारी की तरह जिंदा है, जो हमारे संसाधनों और हमारी चेतना दोनों का शिकार कर रहा है। ये किताब उसी शिकारी का पर्दाफाश करती है। और फिर आती है द फाइनल नेल। नाम से ही जाहिर है ना? ये किताब सत्ता और शोषण के उस सिंडिकेट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा काम करती है। ये नायक के विश्लेषण का, कह सकते हैं कि आखिरी और सबसे शक्तिशाली वैचारिक हमला है। लेकिन नायक सिर्फ समस्याओं की ही बात नहीं करते, वो समाधान भी देते हैं। तो अब हम उनके दर्शन के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रकृति एक नई दुनिया का रास्ता दिखाती हुई नजर आती है। यहाँ 2 विचारधाराओं की सीधी टक्कर है। एक तरफ है हरित क्रांति, मतलब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का तरीका, और दूसरी तरफ है पिंक क्रांति, यानी सिर्फ मुनाफे के लिए प्रकृति को तबाह कर देने वाली सोच। नायक हमें इस लड़ाई को समझने और अपना पक्ष चुनने के लिए मजबूर करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है। ये किताब धर्म की परिभाषा को ही एक तरह से बदल देती है। ये कहती है कि ईश्वर मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि प्रकृति में है। पेड़, नदी, पहाड़, ये सब ईश्वर का ही रूप हैं। ये विज्ञान और आस्था को जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश है। और अब हम उन लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्हें इतिहास ने अक्सर भुला दिया है। ये तीसरा और आखिरी हिस्सा आदिवासियों और मूल निवासियों की आवाज को, उनके ज्ञान को और उनके संघर्ष को बिल्कुल सेंटर में ले आता है। ये किताबें इतिहास को विजेताओं के नज़र से नहीं, बल्कि उन लोगों की आंखों से दिखाती हैं जिनकी कहानियां कभी सुनी ही नहीं गई। ये उन ज्ञान परंपराओं को फिर से जिंदा करती हैं जिन्हें हम लगभग भूल ही चुके हैं। या उलगुलान का मतलब सिर्फ एक ऐतिहासिक विद्रोह नहीं है। नहीं, ये एक क्रांति का आइडिया है, एक सिस्टम रीबूट। मतलब जब सिस्टम पूरी तरह से सड़ जाए और काम करना बंद कर दे, तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे बंद करके फिर से शुरू करो, उसे रीबूट करो। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतने सारे गहरे विचारों के बीच कोई कहां से पढ़ना शुरू करे? तो चिंता की बात नहीं है, इसके लिए भी एक गाइड मौजूद है। देखिए, सबसे पहले हीरा नागपुर पढ़िए। ये आपको उस वैचारिक दुनिया से परिचित कराएगी। फिर अपनी पसंद का रास्ता चुनिए। अगर दर्शन में रुचि है तो भगवान, प्रकृति ही परमेश्वर है, उठाइए। सत्ता के खेल को समझना है तो द प्रेडेटर सिंडिकेट से शुरू करें। और अंत में जब पूरी तस्वीर समझनी हो तो द फाइनल नेल पढ़िए। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं।
इस तरह के विचार जो हमारी स्थापित मान्यताओं को सीधे सीधे चुनौती देते हैं, वे अक्सर विवादास्पद क्यों हो जाते हैं? सोचने वाली बात है ना? जब कोई सत्ता पर सीधे सवाल उठाता है तो विवाद क्यों होता है? जब कोई हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनता है तो कुछ लोग असहज क्यों हो जाते हैं? तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रकृति ही ईश्वर है का विचार अंधविश्वास है, लेकिन सोर्स मटेरियल बताता है कि ये दर्शन है, इकोलॉजी है। कुछ कहते हैं कि ये भेदभाव फैलाता है, लेकिन ये तो अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग है। और कुछ इसे धर्म के खिलाफ बताते हैं, पर यह सिर्फ धर्म के नाम पर सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ है, आस्था के नहीं। असल में कर्मा नायक का काम किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करता। ये सवाल पूछता है, ये आपको आराम नहीं बल्कि बेचैनी देता है। ये आपको असहज करता है ताकि आप सोचने पर मजबूर हों। तो ये सिर्फ लेखन नहीं है, ये एक बौद्धिक लड़ाई है, सत्ता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और उन विचारों के खिलाफ जो हमें दिमागी तौर पर गुलाम बनाते हैं। इसका मकसद मनोरंजन करना नहीं बल्कि जगाना है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हमें आरामदायक कहानियां सुनने की आदत पड़ गई है, वहां ऐसे बौद्धिक प्रतिरोध की क्या भूमिका है? क्या हम आरामदेह झूठ में जीना चाहते हैं या फिर असहज सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना होगा।